मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है वो आप सभी को बताना चाहूँगी। उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं वो मैं लूँगी और उसके उत्तर दूँगी। मैंने लगभग 2 साल पहले पीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी और 2 साल बाद उसका परिणाम मुझे मिला। पहला 2023 का था जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। स्वाभाविक से कुछ कमियां थी, उन कमियों पर काम किया और 2024 का अपना दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया जिसमें परिणाम सकारात्मक रहे। इसके अलावा मेरी सफलता का श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो उसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को, मेरे शिक्षकों को, मेरे मार्गदर्शकों को और मेरी अपनी मेहनत को जाता है। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे सफलता प्राप्त हो सकी। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए मेरा सभी को यही सुझाव है कि चूंकि प्रीलिम्स फैक्चुअल है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें। प्रीलिम्स के लिए एक ही मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, मात्र 10 यूनिट है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे बार बार रिवाइज करते चलें ताकि वो स्थिर हो जाए, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो फैक्ट्स न रहें, वो स्थिर हो जाए और आप एग्जाम के समय उसे सही तरीके से लगा सकें। मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेंस की एक ही स्ट्रैटेजी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। क्योंकि कई बार होता है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका टेस्ट नहीं कर पाते कि हमें लिखते समय वो चीज़ें याद आ रही हैं या नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। प्रीलिम्स में अगर आप शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस नहीं भी बनाएं तो चल जाएगा, लेकिन मेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिनॉप्सिस बनाएं। आपके अनुसार आप निर्णय लें कि आपको किन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कई बार कुछ टॉपिक्स वैसे ही बहुत छोटे होते हैं या कुछ टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। सोर्सेज की अगर बात करूं तो आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, मैं देख रही हूं और मैं क्वेश्चन के आंसर बाद में दूंगी। पहले मैं अपनी जो जर्नी है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं बता देती हूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगी। आप मुझसे प्रश्न पूछेगा, मैं बिल्कुल आपके सारे जवाब दूंगी। सोर्सेज की अगर बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए मेरे सोर्सेज जो मैंने पढ़े हैं वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। प्रीलिम्स के लिए मैंने परीक्षा धाम की बुक MPGK के लिए पढ़ी है। इसके अलावा ट्राइब्स वाली जो यूनिट है, यूनिट 10, उसके लिए मैंने निर्माण की बुक्स पढ़ी हैं। कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी मैंने परीक्षा धाम की ही बुक्स पढ़ी हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, स्पीडी पढ़ती थी। स्पीडी के साथ साथ परीक्षा धाम की बुक मैंने पढ़ी है। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स, आजाद पीत्र एकेडमी के क्लास नोट्स, साथ ही आकार के मेंस के नोट्स पढ़े हैं ताकि मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होता जाए। ये हुई प्रीलिम्स की बात। अब मेंस के सोर्सेज की अगर बात करूं तो मेंस में जो पहला पेपर है उसमें पहले पेपर का पार्ट A, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके लिए मैंने आकार के नोट्स प्लस मेरी अपनी जो कोचिंग है आजाद पीत्र एकेडमी, उसके नोट्स पढ़े हैं। पेपर 1 का पार्ट B जो है ज्योग्राफी, उसके लिए भी मैंने आकार के नोट्स प्लस मेरी कोचिंग के जो क्लास नोट्स हैं वो पढ़े हैं। पेपर 2 की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स के साथ साथ आकार के नोट्स को पढ़ा है। इसके अलावा पेपर 2 का पार्ट B सोशियोलॉजी मैंने आकार के नोट्स से किया है। पेपर 3 पार्ट A मैंने महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स के साथ आकार MP इकोनॉमिक्स के लिए आकार के नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 3 का पार्ट B साइंस टेक्नोलॉजी, आयुष, आयुर्वेद, हेल्थ, पर्यावरण, इसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 4 एथिक्स मैंने आकार से किया है, उसमें केस स्टडी भी मैंने आकार से ही किया है। पेपर 4 का पार्ट B ईशिप, उद्यमिता, उसके लिए मैंने सिविल जॉब्स के नोट्स पढ़े हैं। पेपर 5 के लिए मैंने अपनी कोचिंग के महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स और कुछ टॉपिक्स के लिए उत्कर्ष के नोट्स पढ़े हैं। पेपर 6 निबंध मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। आप चाहें तो मार्केट में कई सारी कोचिंग्स की बुक अवेलेबल है निबंध के लिए, आप ले सकते हैं, सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं निबंध के लिए। साथ ही निबंध की तैयारी के लिए मेरा सुझाव यही है, पेपर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि 4 पेपर के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, पेपर खत्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 5 और 6 को भी इसी तरह से कंप्लीट करें। ऐसे की स्ट्रेटेजी आपने मुझसे पूछी है तो मैं अब आप सभी के क्वेश्चंस भी लेती जाती हूँ, तो साथ साथ क्वेश्चंस भी होते जाएंगे और मेरी भी स्ट्रेटेजी आपको बताती जाऊंगी। ऐसे के लिए आप ये कीजिए कि हमारे जो 4 पेपर हैं बहुत बड़े होते हैं, तो हम अलग से ऐसे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए
कीजिए कि अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो हर संडे एक निबंध आप लिखिए। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 47 से 49 समथिंग कुछ टॉपिक्स हैं। आप एक निबंध हर संडे लिखिए। टाइम कम है तो 2 से 3 निबंध हफ्ते में लिखिए। निबंध लिखने के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति अगर सेम प्रकार का कंटेंट लिखेगा तो आपके ऐसे में अलग क्या है, वो अलग आपकी मौलिकता होगी, और वो तभी आएगी जब आप अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि ऐसे कि जब आप शुरुआत करें तो कुछ पंक्तियों से करें, किसी कहानी से करें, किसी प्रसंग से करें, किसी महापुरुष के विचार से करें, अपने किसी जीवन के अनुभव से करें, तो वो आपके ऐसे को दूसरों से कुछ अलग बनाएगा। ऐसे का अंत भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ऐसे में फ्लो इस प्रकार का हो कि वो कहीं से रटा रटाया न लगे, वो ऐसा लगे कि आपने खुद लिखा है, आपकी मौलिकता उसमें कुछ है। पंक्तियों के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपको किसी नोट्स में पंक्तियां मिल जाती हैं हर टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो चैट जीपीटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल निबंध के पेपर में कर सकते हैं। आप ये कीजिए कि निबंध के पेपर के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं वो चैट जीपीटी पर डालिए और बोलिए कि मुझे इस पर एक पंक्ति बना कर दो। हर टॉपिक पर वो आपको एक अच्छी पंक्ति बनाकर दे देगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल आपको अपनी समझ के साथ करना है। वो जो बताया उसको एज इट इज आंख मूंद कर फॉलो नहीं करना है, आप अपनी उसमें कुछ रचनात्मकता और मौलिकता डालिए। मैं चूंकि खुद से पंक्तियां बना लेती थी ऐसे लिखते समय तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी एआई की, लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी की जरूरत हो तो आप बिल्कुल उससे हर टॉपिक पर कुछ पंक्तियां याद कर लीजिए। एक देश पर याद कर ली, एक शिक्षा पर याद कर ली, इसके अलावा एक संस्कृति पर पंक्तियां हैं आपके पास, कुछ कहानियां हैं, कुछ महापुरुषों के प्रसंग है, उसका इस्तेमाल करते रहिए। श्लोक लिखिए, कई सारे श्लोक हैं नीतियों के ऊपर, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, तो कॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन की हो। कॉलेज में आपका बेस बनता है तो कॉलेज तो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करें कि कुछ सेल्फ स्टडी के लिए निकालें। पूरा समय कॉलेज को देने के अलावा साथ साथ कुछ समय आप खुद की पढ़ाई को दीजिए। टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतने समय मुझे कॉलेज में रहना है तो इसके बाद मैं अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई को दूंगी। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और डीमोटिवेशन को कैसे हैंडल करना है, यही कहूंगी डीमोटिवेशन सभी को होता है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ये लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि वो टॉप कर जाएंगे। तो डीमोटिवेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने परिवार के साथ अपनी बातों को साझा करें। जब भी आपको डीमोटिवेशन हो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बातचीत करें। इसके अलावा मेडिटेशन करें, क्योंकि हम कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है परिणाम से। तो परिणाम से डरना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार आत्मविश्वास दिलाते रहिए कि आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें लगातार अपनी तैयारी के दौरान। आप चाहें तो कुछ वीडियो सुन सकते हैं, बहुत आपको उससे लाभ मिलेगा। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन की बात करूं तो मेरे परिवार से मिला। मेरे पापा मुझे लगातार बहुत मोटिवेट करते रहते थे। मेरा भैया मुझे हमेशा तैयारी के दौरान मोटिवेट करता है, पापा बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मुझे अपने परिवार से ही मोटिवेशन मिला। आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी या नहीं तो मेरा अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल मैं एमपीपीएससी से ही संतुष्ट हूँ, बाकी भविष्य के ऊपर है। अगर मुझे कभी लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ तो मैं वो करूँगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं, एक प्रश्न पूछा गया। शॉर्ट नोट्स के लिए मेरी यही सलाह है कि आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। कीवर्ड्स आप बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे नोट्स को अगर सिनॉप्सिस में स्थान दे देते हैं तो बुक में और आपके शॉर्ट नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पहले एक बार पढ़िए, समझिए, लिखिए, फिर टेस्ट करिए, यही सीक्वेंस होना चाहिए। आप पहले मेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मेंस अगर आपने पढ़ लिया है उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आपको समझ हो गई है कंटेंट की तो अब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स को स्थान दीजिए, या जितने शॉर्ट में आप उसे लिख सकते हैं। जो कीवर्ड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हैं जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो लाभदायक होगा। जैसे एग्जाम्पल दूं तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं।
कोई भी हो, हम देखते हैं पंचायती राज है, उसमें कितने सदस्य हैं, कितनी आयु है, कौन उसका अध्यक्ष होता है, कितना जनसंख्या पर वो बनता है, 3 स्तर हैं, तो आप टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा रोग है एक, तो रोग में आप कर सकते हैं रोग, रोग कारक, विशेष, लक्षण, प्रभाव, इस तरह से टेबल बना लीजिए। पंचायती राज में हो या पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में मैं ज्यादातर फ्लो चार्ट्स का ही इस्तेमाल करती थी। कारण अगर आपसे पूछे हैं तो कारण के फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे आपको वो आंखों के सामने नजर आएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करें? आंसर राइटिंग इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप चाहें तो घर पर लिखिए अगर आप अनुशासित हैं तो, या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट में लिखिए।